हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो है रेगुलर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी को राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसको पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट जो है जिसमें आप सभी को राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, यानी इस चैप्टर का आप लोगों के लिए क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है। सेकंड चीज़, एक थ्योरी क्या होती है, सिद्धांत हम किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये दो छोटे छोटे से रिजल्ट जो आपको हम आज बताने वाले हैं, क्योंकि आगे आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए आपको पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका उद्देश्य। देखो, आज जब आप इस यूनिट को पढ़ रहे हो या जिस दिन हम इस यूनिट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, तो आपको सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी कि राजनीतिक सिद्धांत, जैसे हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता एक राजनीति का विषय है, इसके ऊपर सिद्धांत लिखे जाते हैं। ऐसे ही एक समानता विषय है जिसपे राजनीतिक सिद्धांत लिखे जाते हैं। ऐसे ही हम देखें तो न्याय एक विषय है जिस पे राजनीतिक सिद्धांत लिखे जाते हैं। ऐसे ही एक अधिकार है, इस अधिकार पर क्या किए जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत लिखे जाते हैं। ऐसे ही नागरिकता, राज्य, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर सिद्धांत लिखे जाते हैं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत लिखने का उद्देश्य क्या है, ताकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी जनरेशन किस तरीके से विकास कर रही है तथा आज हमें जैसे राज्य देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आया है, ये किस प्रकार से अपनी चीज़ों को बदलता जा रहा है या इसकी क्या रणनीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को हम इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, आप सभी के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक सिद्धांत बनता कैसे है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक व्यक्ति क्या करता है, किसी एक राजनीति के विषय में अपने विचार दे देता है, तो वो एक सिद्धांत नहीं बनता। सिद्धांत बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप राजनीतिक सिद्धांत आपको जो पढ़ाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले इसका मेन उद्देश्य ये है कि अलग अलग प्रकार के राजनीति के विषय होते हैं जिससे संबंधित आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, उसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। साथ ही राजनीति को लेकर आज के समाज में हमारे मन में कई बार गलत धारणाएं भी उत्पन्न होती हैं या किसी सिद्धांत के बारे में सोचकर हम गलत भी सोचते हैं, तो उस गलत धारणा को परिवर्तन करने में काफ़ी हद तक इन राजनीतिक सिद्धांत का भूमिका होता है, या फिर हम कह सकते हैं उन गलत धारणाओं को दूर करने में इन राजनीतिक सिद्धांतों की काफ़ी हद तक भूमिकाएं होती हैं। हमारी सोसाइटी किस तरीके से विकास कर रही है, जैसे आप देख रहे हो कि एक समय ऐसा था जब मत्स्य सिस्टम चलता था, जिसे हम कह सकते हैं मत्स्य राज सिस्टम, जिसमें ताकतवर हमेशा अपने कमज़ोर को क्या करता था, दबाता था। लेकिन एक आगे समय आया जब हमने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया, तो उस असुरक्षा से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ एक लोग को अपना शासक वर्ग मान लिया। वो शासक वर्ग इनकी सुरक्षा करेगा और बदले में ये उन्हें अपनी उपज का जो भी हिस्सा होगा वो देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। और आज के समय में जैसा हम देखते हैं कि भाई उदारीकरण का दौर चल रहा है, और इस उदारीकरण के दौर के अंदर एक कदम और अगर हम अपना आगे लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आज का जो राज्य है और जो आज से 100 साल पहले राज्य था, या आज से 1000 साल पहले राज्य था, या आज से 10,000 साल पहले चीज़ें थी, उन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से आया या समाज में परिवर्तन क्यों ज़रूरी बन गया, हम ये जानना चाहते हैं। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत के प्रोस्पेक्टिव से राजनीति के परिवर्तन का अर्थ पता चल जाता है कि किस तरीके से हम इसके अंदर इतने परिवर्तन कर पाए हैं।
दूसरी चीज, सिद्धांत आज भी लिखे जाते हैं और सिद्धांत आज से पहले भी लिखे जाते थे। तो जो पहले के सिद्धांत शास्त्री थे वो किसी एक विषय को लेकर क्या सोचते थे, उनके मन में क्या भावना रहती थी, अगर हमें इस चीज को भी जानना है तो ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर पता चल जाता है। दूसरी चीज, अगर आज के जो विद्वान हैं और आज से पहले के जो विद्वान हैं उनकी समाज की जो जरूरी चीजें थी उसके बारे में जानना चाहें तो हम सिद्धांतों को पढ़ लेंगे। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे प्लेटो, अरस्तु, उन्होंने क्या किया, अपने समय की जो समस्याएं थी उनको विषय बनाया और उस पर विस्तृत लेख लिखे। उन्होंने देखा कि भाई राजनीतिक जो है स्थायित्व नहीं था, तो उन्होंने राज्य के ऊपर, न्याय के ऊपर और साथ ही साथ में अलग अलग ऐसे उस समय के जो विषय थे उन सभी पे उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। ऐसे आज के जो सिद्धांत शास्त्री है वो देखते हैं कि आज की समस्या क्या है, तो आज की समस्या एक एनवायरमेंट इशू है, आज की जो समस्या है जो आतंकवाद एक इशू है, आज के समय में निर्धनता एक इशू है। तो इन सब इश्यूज पे अलग अलग सिद्धांत शास्त्री क्या कर रहे हैं, अपने अपने सिद्धांत दे रहे हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें आखिर राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि एक सिद्धांत बनता कैसे है। देखो, नॉर्मली अगर कोई भी, अभी आप क्लास 12 पास करके आए हो सभी स्टूडेंट्स, तो आपके मन में सिद्धांत सुनते ही एक बात ये समझ में आता है कि इसमें तो राजनीति से जुड़े हुए विषय है और उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। परंतु केवल राजनीति के विषयों के बारे में केवल कुछ लिख देना या उस पर अपनी राय दे देना, सिर्फ ये सिद्धांत नहीं कहलाता। ध्यान रखना आप सभी को कि भाई जो सिद्धांत है, इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं। आप देखेंगे कि सिद्धांत शब्द जो है वो यूनानी भाषा के, जैसे इंग्लिश में देखो पहले आप ऐसे लिखेंगे कि सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, और जो ये थ्योरी शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द जो है थ्योरिया से हुई है। इसकी शब्द जो है वो किसकी उत्पत्ति किससे हुई है, थ्योरिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। और थ्योरियो शब्द का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है मनन की अवस्था। मनन की अवस्था का मतलब है जब आप गहन चिंतन करते हो, जब किसी विषय पर आप एकदम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हो, जिसमें आप अपने से पूर्व दिए गए सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हो और साथ ही साथ उस विषय से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के जो आपके आंकड़े होते हैं या उनका जो डाटा होता है उसको भी आप इकट्ठा करते हो, तो आपको पता चलता है कि एक सिद्धांत आखिर क्या होता है। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं, जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए उस पर मनन करते हैं, यानी किसी भी एक राजनीतिक के विषय पर जब हम मनन करते हैं, उसको समझने की कोशिश कहते हैं, तो थ्योरियो अर्थात उसे ही सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पर एक नाम आया है, अर्नोल्ड ब्रेस्ट। इन्होंने थ्योरी को दो तरीके से समझाने का प्रयास किया है, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा संकीर्ण अर्थ में। व्यापक मतलब एक बड़े स्केल पे या बड़े तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, और संकीर्ण का मतलब होता है लिमिटेड। उसमें उन्होंने बताया है कि उस प्रक्रिया में उन्होंने परस्पर भेद की और संकेत किया हुआ है। थ्योरिया शब्द का व्यापक अर्थ है किसी व्यक्ति की समस्त विचार या फिर किसी विषय को लेकर एक व्यक्ति ने अपने से पूर्व दिए गए सभी सिद्धांतों के ऊपर कोई बात रखी है और वो अपनी बातों को और अपने से पिछली जो बातें हैं उनको कमतर मानता है अपनी बातों की तुलना में, और उसे वो समझाने का इस प्रकार से प्रयास करता है कि भाई उनका जो सिद्धांत है वो क्यों थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता है। अगर हम दूसरी बात करें ब्रिटेस्ट के अनुसार, तो भाई इन्होंने संकीर्ण अर्थों में भी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया है कि भाई एक सिद्धांत जो है वो केवल किसी विषय पर अगर हम विचार करें, केवल उस विषय के ऊपर हम क्या करें, विचार करें, तो इससे ही सिद्धांत केवल नहीं बनेगा। इसमें किसी एक संकल्पना का समस्त चित्रण होता है, इसमें एक संकल्पना का समस्त चित्रण होता है, और केवल सिद्धांत किसी शब्द की व्याख्या भर कर देने से, सिद्धांत केवल किसी शब्द की व्याख्या भर कर देने से सिद्धांत नहीं बनता। सिद्धांत के अंदर एक इम्पॉर्टेंट विषय होता है जिसे हम विश्लेषण, उसकी समीक्षा और अंत में उसकी आलोचना, इन सभी चीजों को देखते हैं। आलोचना किस चीज का होता है, तो आलोचना अपने से पूर्व जो सिद्धांत दिए गए होते हैं उन सभी सिद्धांतों का आलोचकीय रूप होता है, क्योंकि आपकी थ्योरी तब एग्जिस्ट करती है जब आप अपनी पिछली थ्योरी को काटते हो या फिर उनकी कुछ कमियों को सामने रखते हो और उसके बाद उन कमियों को एक रोचक ढंग से विश्लेषण करते हुए आप अपने सिद्धांत को सर्वोच्च रखते हो। तो अगर आपको सिद्धांत लिखना है,
कोई भी सिद्धांत है तो उसके लिए कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं या कुछ अनिवार्य विषय होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है कि एक सिद्धांत जब बनेगा तो उसमें कुछ बातें खास होती है। तो वो क्या खास बात होती है? सबसे पहली बात तो सिद्धांत व्यवहार से आवश्यक बनता है परंतु उसका मनन गुण आवश्यक है। यानी सिद्धांत जो है उसका मनन गुण होना चाहिए। मनन गुण का मतलब है वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए, उसकी जो ऑथेंटिकता है आपको वो दर्शानी है कि ये क्यों है और क्यों नहीं है, ये आपको याद रखना है। परंतु सिद्धांत का जो क्रम है वो कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर कुछ सिद्धांत चलते हैं कि राज्य कैसे बना। तो आज के जो राष्ट्रीय राज्य हैं और जो आज से 1000 साल पहले जो राष्ट्रीय राज्य थे उनमें काफ़ी भिन्नता थी, उनमें शासन संबंधित भिन्नता थी, उनमें कानून संबंधित भिन्नता थी। तो आज का राज्य है वो पहले के राज्यों का स्थान नहीं ले सकता। हालांकि राज्यों का विकास किस प्रकार से हुआ है या उन राज्यों का पतन किस तरीके से हुआ है इसके बारे में आप सिद्धांत के अंतर्गत कह सकते हो कि ये इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा सिद्धांत जो है केवल व्याख्या करने से नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति की पूरी सोच शामिल होती है इसके अंदर सर एक चीज़ होती है जैसा कि ऊपर बताया। इसमें व्याख्या होती है, विश्लेषण होता है, इसमें आलोचनाएं भी होती है और जो है इसके अंदर कुछ समस्याओं के समाधान भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। सिद्धांत केवल सत्य ही नहीं होता, कई बार उसमें कुछ निश्चितता या फिर हम कह सकते हैं वस्तुपरकता भी होती है। वस्तुपरकता का मतलब है कि उसको उसकी अस्तित्व के अनुसार डिफाइन किया जाता है। सिद्धांत को उसके अस्तित्व के अनुसार डिफाइन किया जाता है। अब सुरक्षा है, इसे कई बारी हम कहते हैं ये बहुत आवश्यक है, लेकिन जब अपनी सुरक्षा के लिए जब हम दूसरों की हत्याएं करते हैं या फिर दूसरों की जब जान लेते हैं तो उस जगह पर हम सुरक्षा को भी हिंसा के साथ काउंट करने लग जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चितता का प्रतीक होती है ये सिद्धांत। और अगली बात, सिद्धांत पढ़ने से हमेशा ध्यान रखना है आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस विषय की सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो किसी एक व्यक्ति के केवल सिद्धांत को पढ़ने से हमें उस पूरे विषय की जानकारी नहीं मिलती। उसके लिए हमें अलग अलग समय के अलग अलग विद्वानों की जो है सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है ताकि हमें उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। और ये टॉपिक जो है आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा आपसे 8 पेजेस में लगभग आपको आंसर लिखना होगा उसमें कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो इसमें केवल ही और केवल आपको पहले ये क्लियर हुआ है आज की इस वीडियो में कि सिद्धांत आखिर क्या होता है। अब हम इस सिद्धांत को कल की क्लास के अंदर राजनीतिक सिद्धांत के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत को हम और डीप से पढ़ते हुए इसको हम इसकी जो परंपरावादी अवधारणा है, इसकी जो आधुनिक अवधारणा है, इसको पढ़ते हुए हम लास्ट में इसकी जो रेलेवेंस है, इसकी प्रासंगिकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी अगर आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।